हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में। बेसिकली इसको हम दो पार्ट में, इसका दो सब डिवीजन होता है, जिसमें हम क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं जो कि जॉब फैक्टर्स होता है, और दूसरा होता है हमारा सेकेंड पार्ट जो कि होता है पर्सनल फैक्टर्स के बेसिस पे। ये दोनों क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ही हैं, बट इनके भी सब डिवीजन है, जॉब फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स। ठीक है, हम वन बाय वन इसके हर एक टॉपिक को, हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जॉब फैक्टर्स पे। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का बेसिकली दो बेसिस होता है जिसपे हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। पहला क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, अब इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने क्वांटिटेटिव नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हो। ओके, देखिए जॉब फैक्टर्स में सबसे पहला आता है, यानी जॉब फैक्टर्स यानी कि क्या होता है कि जो कि आपके जॉब रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपके काम पे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो, जो आप जॉब कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके जॉब रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जो कि क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अंदर आता है। सबसे पहला है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज इन द सेंस कि कोई भी सेल्समैन को किसी भी प्रोडक्ट का कितना नॉलेज है। अब आप किसी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे एक टास्क दिया गया है कि मुझे एक कॉपी बेचनी है, ठीक है, या चलो एक टास्क दिया गया है कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन बेचना है। अब उस मोबाइल फ़ोन के बारे में जब मेरे को प्रॉपर आइडिया ही नहीं होगा तो मैं उसको बेच कैसे पाऊँगी। मुझे उसके हर एक फीचर्स के बारे में, उसके डिस्प्ले के बारे में सब कुछ जानना होगा, उसके रैम रोम एवरीथिंग सब कुछ हमको आइडिया होना चाहिए। अच्छे से उस प्रोडक्ट का हमको आइडिया होना चाहिए, तभी हम उसको बेच पाएंगे, है ना। एज अ सेल्समैन आपका इवैल्यूएशन इस बेसिस पे भी होता है कि आपको जिस प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं उसके बारे में कितना नॉलेज है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखो, मान लो 3 सेल्समैन हैं, ए बी और सी। ए बी सी नाम का 3 सेल्समैन हैं, जिसमें से ए को पूरा अच्छा खासा नॉलेज है प्रोडक्ट का, बी को भी ठीक है, मतलब लमसम है, और सी को ना बहुत कम आइडिया है। लाइक उसने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है और वो उतना अच्छा नहीं हो पाया, उतना स्किल्ड नहीं हो पाया इस चीज़ में। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो अगर मान लो कि फ्यूचर में कंपनी को किसी सेल्समैन को भेजना हो किसी मीटिंग के लिए या किसी प्रेजेंटेशन के लिए प्रोडक्ट के बारे में, तो वो किसको भेजेगा? ए को भेजेगा, बिकॉज उसने क्या परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया कि ए सबसे बेटर है, बिकॉज उसको प्रॉपर नॉलेज है, राइट, ही हैज़ द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसने ए को अपॉइंट कर दिया फॉर द प्रेजेंटेशन इन द मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो उनके प्रोडक्ट के नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कस्टमर्स नॉलेज। कस्टमर नॉलेज इन द सेंस कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से कस्टमर आपसे सामान लेना चाह रहे हैं और कौन से जस्ट टाइम पास करने के लिए आए हैं। ठीक है, एक बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो एसी वगैरह का हवा खाने के लिए गर्मी से आते हैं और बैठ जाते हैं शोरूम में और बोलते हैं ये प्रोडक्ट दिखाइए, ये प्रोडक्ट दिखाइए। तो आपको ऐसा नहीं है कि वो आएंगे तो आपको बिल्कुल दिखाना ही नहीं है कि प्रोडक्ट ही नहीं है, या फिर आप बोलोगे कि नहीं सर आप टाइम पास करने के लिए आए। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, टाइम उनको देना है। ठीक है, वो आपके कस्टमर है, आप उनको प्रोडक्ट दिखाओगे, बट उनको उतना एंटरटेन नहीं करोगे। ठीक है, आप उनको उतना एंटरटेन नहीं करोगे, बिकॉज आप अगर ज़्यादा टाइम उस कस्टमर के ऊपर दोगे जो कि आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है, और अगर वो कस्टमर चला गया जो कि आपसे एक्चुअली में ख़रीदना चाहता था, तो ये भी तो एक गलत चीज़ है ना, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको हर एक कस्टमर का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए हैं और कौन से कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदने के लिए आए हैं। ठीक है, चलो एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं हम। ए और बी नाम का सेल्समैन है और राम श्याम नाम का 2 कस्टमर है। ठीक है, तो राम जो है वो टाइम पास वाला कस्टमर है और ये श्याम जो है ये एक्चुअल कस्टमर है जो कि आपसे इंटेंशनली प्रोडक्ट खरीदने आया है बेसिकली। ठीक है, तो ए नाम का सेल्समैन जो है वो अगर राम को 1 घंटा दे देता है और शाम को सिर्फ 15 मिनट देता है। ठीक है, बिकॉज उसको कस्टमर का प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि वो खरीदने आया है या नहीं आया है, वो उसको दिखाया जा रहा है, वो देखे जा रहा है प्रोडक्ट को राम। और शाम जो है उसको 15 मिनट ही दिया, बिकॉज वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था, एकदम परेशान हो गया था राम से, और उसने शाम को सिर्फ 15 मिनट दिया और शाम जो है वो लौट के चला गया। वहीं पे बी जो है उसको आइडिया है प्रॉपर कस्टमर्स का, बी ने राम को सिर्फ 10 मिनट दिए और बाकी का जो टाइम था 40 मिनट्स उसने शाम को दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसा क्यों? बिकॉज बी जो सेल्समैन है उसको प्रॉपर नॉलेज है कस्टमर के बारे में, उसने वो जानता है कि राम जो है वो टाइम पास के लिए आया है, सो हमको उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आप ज़्यादा एंटरटेन नहीं करो, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम वगैरह इसलिए एस्पेक्ट मैंने लिया बिकॉज ये ऐसा कोई क्वांटिटेटिव मैनर में मैं नहीं बता रही हूँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि आपको समझ में आ जाए कि कस्टमर का नॉलेज फॉर द सेल्समैन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटर्स नॉलेज। ओके, कॉम्पिटिटर्स नॉलेज यानी कि जो भी आपके राइवल्स हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपकी कंपनी के, तो उनके बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। मान लो कि LG का 5-in-1 AC है, ठीक है, और सैमसंग का भी मान लेते हैं कि 5-in-1 AC है, और LG का 6-in-1 AC भी है, और सैमसंग का भी 6-in-1 AC है। तो LG के 5-in-1 AC का प्राइस है 35,000 और 6-in-1 AC का प्राइस है 42,000। वहीं पे सैमसंग के 5-in-1 AC का प्राइस है 34,000 और 6-in-1 AC का प्राइस है 40,000, ठीक है। तो अब मान लो कि एक कस्टमर आया प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, सैमसंग कंपनी में कस्टमर आया प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, और उसने बोला कि मुझे 5-in-1 AC दिखाइए। तो सेल्समैन जो है वो ऑब्वियसली उसको दिखाएगा, वो उसको उसके फीचर्स के बारे में बताएगा, एडवांटेजेस के बारे में बताएगा। तो वो पूछेगा कि प्राइस कितना हुआ, तो फिर लास्टली सेल्समैन बताया कि सर इसका प्राइस 34,000 है 5-in-1 AC का, ठीक है। तो फिर वो बोलेगा सर बताइए 6-in-1 AC का क्या प्राइस है, तो वो बोलेगा सर इसका प्राइस 40,000 है, ठीक है। तो अब अगर वो कस्टमर बोला कि LG कंपनी में 6-in-1 AC जो है वो आपका 35,000 में ही मिल रहा है, उसने अगर ऐसा बोला, तो वो क्या बोलेगा कि सर मे बी आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, 6-in-1 AC जो है वो हमारे कंपनी में 40,000 का है, बल्कि LG कंपनी में वो 42,000 का है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं 5-in-1 AC की, तो वो 35,000 का, और हमारी कंपनी में वो 34,000 का ही है। सो यहाँ पे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का भी उसको नॉलेज है कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज हैं और क्या प्राइसेस हैं, है ना। तो इस बेसिस पे, इसके लिए बेसिकली हर एक सेल्समैन को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कॉम्पिटिटर के नॉलेज का, आई मीन कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स का, सो दैट अगर कोई ऐसा कस्टमर आए जो कि आपको बोले कि ये इन्फॉर्मेशन है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत हुआ दूसरी कंपनी के बारे में, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर ये इन्फॉर्मेशन गलत है, उनको आप करेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है वो गलत है, क्योंकि इस प्राइस पे वो कंपनी नहीं बेच रही है बल्कि इससे ज़्यादा प्राइस पे बेच रही है, ठीक है। तो आपको इसके लिए भी कॉम्पिटिटर का नॉलेज होना बेसिकली ज़रूरी है, ठीक है। इसके बेसिस पे भी आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हैंडलिंग सेल्स प्रेजेंटेशन, यानी कि कितने इफ़ेक्टिवली आप किसी भी सेल्स प्रेजेंटेशन को हैंडल कर रहे हो, किसी भी प्रेजेंटेशन में प्रॉपरली उसमें एनालिसिस कर रहे हो। तो जिस तरीके से आप अपना बेस्ट दोगे बेसिकली प्रेजेंटेशन में, सो उससे आपका प्रेजेंटेशन जो है वो और बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि आपको एज अ सेल्समैन अपने प्रोडक्ट का बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है, ताकि जो लोग इन द सेंस, अगर लोग सेटिस्फाइड हैं, जो कस्टमर्स हैं वो अगर सेटिस्फाइड हैं आपके प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन से, सो इससे भी आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगा कि जो भी आपके सुपीरियर्स होंगे वो बताएंगे कि सर ये वाला जो सेल्समैन है, सेल्समैन A, इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, वेयर B का थोड़ा परफॉर्मेंस ख़राब था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्स प्रेजेंटेशन में किस तरीके से हैंडल करना है वो आना चाहिए, ताकि आप का इवैल्यूएशन प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ऑब्वियसली जब आप किसी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहें। अगर वही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को कभी भी नहीं खरीदेंगे, है ना। सो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है। तो अगर मान लो कि अब कैसे इवैल्यूएट होगा ये मैं आपको समझाती हूँ। कि मान लो अगर A नाम का बंदा और B नाम का बंदा दोनों सेल्समैन हैं। अब उसके पास कोई एक कस्टमर आया, A के पास कोई कस्टमर आया। अब A ने अच्छे से डील ही नहीं किया, वो उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है, वो उसको उस तरीके से प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसने ना पानी पूछा, ना कुछ भी नहीं, बहुत ही अजीब तरीके से उसने बात किया कस्टमर के साथ। तो उस केस में कस्टमर उससे
नहीं परचेज करेगा प्रोडक्ट। वहीं पे वो बी के पास जाएगा, बी जो है वो आएगा, वो बोलेगा सर आपको क्या चाहिए, वो अच्छे से उससे पूछेगा, बातचीत करेगा, उसको अच्छे से कन्विंस करेगा प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और जो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा प्रोडक्ट को लेके, वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा। तो अगर बी जो है उसका जो बिहेवियर है विद द कस्टमर, उनको अच्छे से वो सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि उसका परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट होगा कि बी इज़ द बेटर वन देन ए, बी सेल्समैन जो है वो बेटर है ना। क्योंकि उसने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाया वो। और अगर मान लो सिर्फ बी से ही परचेज कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि बी जो है वो प्रॉपरली उनसे बात करेगा, रूडली नहीं बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, समझाएगा हमको हर एक चीज़ प्रोडक्ट के बारे में, सेटिस्फाई कर पाएगा हमको, तो हर एक कस्टमर जो है वो बी के पास जाएंगे, ए के पास नहीं जाएंगे। वाई? बिकॉज वो उसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। और लास्ट है टाइम मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि आप जब अपने प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो एज अ सेल्समैन, आप कस्टमर्स को उनको बेच रहे हो, तो आपको टाइम का ख्याल रखना होगा प्रॉपरली कि कितने टाइम में आप ये कर रहे हो, ठीक है। लाइक अगर आप किसी काम को 10 घंटे में कर रहे हो, लाइक आपको 1 हफ्ता का टाइम मिला, आपने 10 घंटे में 10 कस्टमर को अपना सामान बेचा, ठीक है, ये ए नाम का सेल्समैन है। और वहीं पे बी जो है उसने 10 घंटे में 15 कस्टमर्स को बेचा, तो इस केस में बेटर परफॉर्मेंस किसका होगा? ऑब्वियसली बी का, बिकॉज उसने टाइम 10 घंटा लिया बट उसने ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट बेच दिया। वहीं पे सी भी अगर आ जाता है, सी सिर्फ 8 घंटा लेता है और वो 10 प्रोडक्ट बेचता है, तो इस केस में हम सी को सबसे बेटर समझेंगे। वाई? बिकॉज उसने 10 ही प्रोडक्ट बेचे बट 8 ही घंटे में बेचे। तो हम इसके टाइम, ये किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पा रहा है, उसके बेसिस पे भी हम इसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, कि अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि एज अ सेल्समैन आप टाइम को हमेशा मैनेज करके चलो, ताकि ऐसा ना हो कि आप एक ही कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दो। ओके, सो ये आपका बेसिकली जॉब फैक्टर्स था। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है आपका पर्सनल फैक्टर्स। उनके पर्सनल बेसिस पे, हर एक सेल्समैन के पर्सनल बेसिस पे हम उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। सो सबसे पहला है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी क्या कहता है कि आपको टाइम पे आना है स्टोर में, आपको टाइम पे जाना, टाइम से चले जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर को आप डील करते करते 9 बजा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 7 बजे का आपका ड्यूटी है, आपको 7 बजे वो अपने सारे काम को कंप्लीट करके मैक्सिमम 7:15 में निकल जाना है। अगर आपको 9 बजे आ जाना है, आपका टाइम है कि 9 बजे आपको स्टोर में आ जाना है, तो आपको 9 बजे आ जाना है। ऐसा नहीं है कि आप डेली के डेली 10 बजा रहे हो। तो पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे भी आपके परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होता है। अगर आप हमेशा टाइम पे नहीं आओगे, आप हमेशा 1 घंटा लेट आओगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके पंक्चुअलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ये इंसान टाइम पे आता ही नहीं है। भले आप कितने भी अच्छे से अपने काम कर रहे हो, बट आप टाइम पे नहीं आ रहे हो, तो उससे आपका परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, फिर आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड मतलब बेसिक समझदारी, किसी भी इंसान की, किसी भी सेल्समैन की बेसिक समझदारी कैसी है। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। यानी लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, ए नाम का सेल्समैन है, उसके पास राम नाम का कस्टमर आ रहा है, और वो किस टाइम पे आ रहा है, वो विंटर सीजन में आ रहा है, ठीक है। तो अब वो आ रहा है, तो आप उससे ये नहीं पूछ रहे हो कि सर आप कौन से ब्लैंकेट को लेना पसंद करोगे, बल्कि आप उससे क्या पूछ रहे हो कि सर आप एसी खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल आपका एज अ सेल्समैन आपका ये काम होना चाहिए कि आपको बेसिक समझदारी होनी चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे कि ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी इंसान से नवंबर के मंथ में आप उनसे पूछ रहे हो कि सर आप एसी खरीदोगे। ये बेसिक समझदारी में नहीं आया, राइट। बिकॉज आपको आइडिया है ना कि नवंबर का टाइम है तो लोग एसी को कम परचेज करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ठंड का टाइम है। तो आप उनसे ये नहीं बोलोगे कि सर आप एसी खरीद लो। सो जनरल एप्टीट्यूड आपके पास होनी चाहिए। फिर आता है ड्रेस एंड अपीयरेंस। ड्रेस एंड अपीयरेंस क्या कहता है कि आपको प्रॉपरली ड्रेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एकदम जोकर के टाइप के दिख जाओ। एज अ सेल्समैन आपको, अगर आपको कोई ड्रेस दिया गया है पहनने के लिए, वेयर करने के लिए कंपनी की तरफ से, तो आपको वही पहनना है। और अगर नहीं दिया गया है, कोई भी कैजुअल आप वेयर कर सकते हो, तो उस केस में आपको एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहनना है, जो कि आपके, क्योंकि आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। क्योंकि आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का इंश्योर करना है कि आप एक सही तरीके के ड्रेस को वेयर करो, है ना। ऐसा नहीं हो कि अजीब सा आपने कुछ शाबी सा ड्रेस पहन लिया, जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपसे अनॉयड हो जाए। फिर आता है नेक्स्ट, जो कि है कोऑपरेशन।
सो कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके कॉलीग्स हैं, कॉलीग्स के साथ कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कलीग आ रहा है, ये सारे जो है इससे आपका परफॉर्मेंस मेजर हो रहा है कि आप किस तरीके के ड्रेसिंग, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस है, किस तरीके से आप ड्रेस पहन रहे हो, कितनी आपकी समझदारी है, कितने पंक्चुअल हो, या फिर कितना आप कोऑपरेट कर रहे हो अपने कॉलीग्स के साथ, ये सारे बेसिस पे परफॉर्मेंस मेजर हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना और इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है एग्जाम में। सो आप कलीग्स के साथ कैसे कोऑपरेट कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कलीग है, आपका ए और बी नाम का दो सेल्समैन हैं। अब ए के पास कोई बंदा आया, बी तुरंत गया पूरा दौड़ वौड़ के और उसने बोला कि ए हट जाओ तुम, बिल्कुल उसको ऐसे धक्का दे दिया उसने। वो बोला कि तुम हट जाओ बिल्कुल, मैं इस कस्टमर के साथ डील करूँगा। तो वहाँ पे कस्टमर के नज़र में एक गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना बी को लेके, कि कैसा सेल्समैन है ये, तो आके एकदम धक्का ही दे रहा है अपने इस कलीग को, या फिर वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है किसी कलीग से, बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है उनका। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ की ज़रूरत है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है नेचर में, तो उस बेसिस पे भी उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगा। ठीक है, तो एक सेल्समैन को हमेशा अपने कलीग्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अडाप्टेबिलिटी जो है वो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट के हिसाब से हर एक सेल्समैन को चेंज होना चाहिए या अडाप्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट को। में भी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि थोड़े हार्श हों, थोड़े अब्यूसिव हों, ठीक है, थोड़ा वो अच्छे से नहीं आपसे बात कर रहे हो या कोई गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो बात करने के लिए, तो उस केस में आपको उस इन्वायरमेंट के हिसाब से एक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे आप झगड़ा करने लगोगे और मारा पीटी करने लगोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट करना है। आप कोशिश करना है कि सिचुएशन जो है वो काम डाउन हो जाए। काफ़ी ज़्यादा वो ऐसा नहीं हो कि वो भी झगड़ा कर रहा है तो आप भी उस पर झगड़ा करो। आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप उस सिचुएशन को काम डाउन कर लो, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा सर के ऊपर पानी ना चला जाए। ठीक है, फिर आता है रिलायबिलिटी यानी कि एज अ सेल्समैन आपको इस तरीके का होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है सेल्समैन, इस चीज़ का इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं हो कि आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के कारण आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कस्टमर्स को। ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो कि गलत है, फिर जब कस्टमर्स ने उसको यूज़ किया तो उनको पता चला कि अरे ये फीचर तो है ही नहीं। तो एज अ सेल्समैन आपको रिलायबल यानी कि आप भरोसेमंद होने चाहिए। ठीक है, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करना चाहिए अपने कस्टमर्स को। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। आपको हमेशा एक प्रॉपर तरीके से बात करना चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ। ठीक है, इस बेसिस पे भी आपका इवैल्यूएशन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आया, अब कोई ए नाम का सेल्समैन जो है उसने कस्टमर के साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव किया, वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपना फ़ोन चला रहा है, पबजी खेल रहा है, तो इस केस में यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं पे बी जो है, बी नाम का जो सेल्समैन है वो काफ़ी अच्छे से गया सर से, मतलब कस्टमर से बोला कि सर विच प्रोडक्ट वुड यू लाइक टू सी, या फिर कितना बजट है आपका, ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपरली पूछा, उसके बाद उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को दिखाया। ठीक है, सो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए हर एक सेल्समैन का अपने कस्टमर्स के साथ। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कहता है कि जब कोई सेल्समैन आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो लाइक हमेशा आपके पास ये होना चाहिए कि आप इंस्टेंट डिसीजन ले सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ को लेके। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कस्टमर आया प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और वो आपसे पूछा कि इसका प्राइस क्या है, तो आप गए, आप बोले कि रुकिए मैं अपने बॉस से पूछ के आता हूँ। वो बॉस से आप पूछ रहे हो, फिर वो बताया, फिर आप इसको बता रहे हो कस्टमर को, फिर उसने पूछा कि क्या इसके साथ कुछ फ्री में मिलेगा, फिर आप गए बॉस के पास, फिर उनसे पूछे, फिर आप बताए उनसे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप बार बार अपने बॉस के पास जा रहे हो, आपके पास खुद की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही नहीं है, आप खुद से कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कस्टमर्स के ऊपर। ठीक है, और लास्ट है इनिशिएटिव, यानी कि हर एक सेल्समैन को इनिशिएट करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप इनिशिएट कर रहे हो अपने कस्टमर्स को या कस्टमर्स के लिए कोई भी चीज़ को इनिशिएट कर रहे हो, तो उस बेसिस पे भी आपका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या आप सही तरीके से अपना स्टैंड ले पा रहे हो या कोई चीज़ आप इनिशिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारे मेजर्स जो थे वो पर्सनल फैक्टर्स थे बेसिकली। यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन सारे पर्सनल फैक्टर्स के बेसिस पे होगा। सो आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पर्पस, ये वाला वीडियो भी, और साथ ही साथ लास्ट वीडियो जो हमने क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पढ़ा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आप इसको अच्छे से समझ लो। ओके, मैंने तो पूरी कोशिश की है अपनी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।